वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ इस पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी, ताकि अलग अलग वीडियो को ढूंढने में आपको परेशानी ना हो, आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 128 पर चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है पानी रे पानी। तो बच्चों, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में पानी की अहमियत को समझेंगे, पानी के चक्र को जानेंगे, यानी कि वाटर साइकिल किस तरीके से बनता है, इन सभी बातों को जानेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। कहाँ, कौन सी किताब में पढ़ा है? भूगोल की किताब यानी कि ज्योग्राफी की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है आपके लिए पाठ के साथ साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी, उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गाँव या फिर शहर। देखो बच्चों, वाटर साइकिल क्या होता है? जैसे कि ये समुद्र है। अब समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है, जिसे एवापोरेशन कहते हैं। फिर ये पानी ठंडा होकर कंडेंसेशन के रूप के अंदर बादलों में परिवर्तित होता है, और जब ये पानी भाप के रूप में ठंडा हो जाता है तो वर्षा होने लगती है। और ये वर्षा हमारी नदियों के ज़रिए से वर्षा हमारी यहाँ पर होती है। फिर दोबारा यही पानी सब जगह से बहता हुआ नदियों के ज़रिए दोबारा कहाँ आ जाता है? समुद्र में आकर गिरने लगता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। यानी कि पानी भाप बनकर उड़ा, भाप ठंडी हुई, कंडेंसेशन के रूप में बारिश होने लगी। अब ये बारिश का जो पानी होगा नदियों के ज़रिए बहता हुआ दोबारा कहाँ आ जाएगा? समुद्र में आ जाएगा। आगे है चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर इसी समुद्र के अंदर देखो दोबारा वापस मिलती हुई दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में दोबारा वापस जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, जिससे कि जल चक्र पूरा हो जाता है। अब बच्चों, ये तो हो गई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। क्या चक्कर सामने आने लगा है कि अब नलों में जो पानी है वो पूरे समय नहीं आता है, हर वक्त नहीं आता है, टाइम से पानी आता है। तो नलों में अब पानी पूरे समय नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। यानी कि पानी की जगह नलों से सू सू की आवाज़ यानी कि हवा की आवाज़ आने लगती है। पानी नहीं आता है, और पानी आता है तो बेवक्त आता है, गलत वक्त पर आता है। कभी देर रात को तो कभी सुबह सवेरे, यानी कि भोर सवेरे सुबह 4 बजे 5 बजे आता है। तो मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरने पड़ते हैं, क्योंकि पानी किसी भी वक्त आ जाता है। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैंने भी होने लगती है। आगे है रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटों यानी कि लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं, ताकि उन्हें लाइनों में खड़े होकर पानी ना भरना पड़े और पानी खिंचकर उनके घर तक आ जाए। इससे क्या होता है कि कई घरों का पानी खिंचकर एक ही घर में चला जाता है। ये तो अपने आसपास के लोगों का हक छीनने जैसा काम है, क्योंकि बच्चों पानी पर तो सभी का हक होता है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में बहुत सारे घरों में किया जाता है, क्योंकि बच्चों अब तो ज़्यादातर घरों में पानी मोटर के ज़रिए से ही आता है। और इसी तरह से एक घर कर बैठे तो फिर कई घर भी मोटर लगवा बैठते हैं, यानी कि पानी की कमी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है, जैसा कि आपने देखा होगा कि पानी की कैन लोग बाग आवाज़ लगाकर बेचते हैं। ये कभी गांव शहरों में ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानी में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे सभी बड़े बड़े शहरों में लोगों को
ये जो समस्या है, पानी की समस्या, भयानक कष्ट में, परेशानी में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल यानी कि सूखा जैसी हालत बन जाती है। बच्चों, अकाल किसे कहते हैं? जब पानी की कमी हो जाती है, सारे ही प्रदेश में बारिश भी नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। तो बच्चों, ये बात तो गर्मी के मौसम की हो गई, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, अब सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में यानी कि फ्लड में डूब जाते हैं। ये बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को ये जो बाढ़ है छोड़ती है। हर तरफ बारिश के मौसम में पानी ही पानी नज़र आने लगता है। तो कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम यानी कि रुक जाता है और सब कुछ बह जाता है बाढ़ की वजह से। ये हालत अब हमें क्या बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझ में आया कि अकाल और बाढ़ एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखो, यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इनमें से कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। समझ में आया कि अकाल और बाढ़ दोनों ही एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में संतुलित कर दें तो अकाल और बाढ़ से हमें छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं। याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसे देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल लेते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस गुल्लक की, जो हमने पैसे इस गुल्लक में जमा किए होते हैं, तो उस वक्त हम इन पैसों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बच्चों, ठीक इसी तरीके से हमारी धरती भी एक बहुत बड़ी गुल्लक है। क्या है? हमारी धरती भी एक बहुत बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। समझ में आया कि हमारी पृथ्वी भी एक बहुत बड़ी गुल्लक की तरह है। और जब बारिश का मौसम आता है तो प्रकृति यानी कि नेचर खूब बारिश करती है, खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में हमें जमा कर लेना चाहिए। किस में जमा कर लेना चाहिए? हमारी पृथ्वी में हमें इस बारिश के पानी को जमा कर लेना चाहिए ताकि वक्त पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। बच्चों, धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम कौन करते हैं? जैसे कि हमारे तालाब, नदियाँ, झील आदि, इन सभी से पानी रिस रिस कर ज़मीन के अंदर जाता रहता है और स्टोर होता रहता है। तो इससे हमारी धरती की गुल्लक भरती रहती है। इनमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल भंडार के अंदर धीरे धीरे रिस कर यानी कि छन कर जा मिलता है और इकट्ठा होता रहता है। इससे हमारा भूजल यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी समृद्ध यानी कि बढ़ता रहता है। पानी का ये ख़जाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इस ख़जाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में बाद में पानी निकाल सकते हैं। समझ में आया कि जो धरती की गुल्लक है तालाबों से, नदियों से, झीलों से भरती है। तो बारिश के मौसम में ये सभी पानी तालाबों, नदियों के सहारे मिट्टी के छोटे छोटे बारीक बारीक छेदों से होकर ज़मीन में नीचे इकट्ठा होता रहता है। और जब बच्चों बारिश का मौसम चला जाता है तो बाद में हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व यानी कि अहमियत भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से भरकर
समतल यानी कि प्लेन बना दिया तालाबों और झीलों को। लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करने की वजह से तालाबों और झीलों को लोगों ने समतल बना दिया ताकि वो उस पर अपने घर बना सके। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या हुई कि जो बारिश का पानी था ज़मीन में जाना चाहिए था मिट्टी के सहारे से, मगर जब तालाबों को और झीलों को समतल बना दिया तो कच्ची मिट्टी तो कहीं पर बचेगी नहीं जो पानी छनकर नीचे जा सके। तो उससे क्या होगा कि पृथ्वी की जो गुल्लक है, पृथ्वी का जो पानी का ख़जाना है, वो खाली का खाली रह जाएगा। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है क्योंकि ज़मीन के जो अंदर का पानी है वो बहुत कम बचा है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। यानी कि बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां क्यों डूबने लगती हैं, क्योंकि वर्षा का जल ज़मीन के अंदर जाने की बजाय वो चारों तरफ बाढ़ के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की, नदियों आदि की रखवाली बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी ताकि इनके ज़रिए से बारिश का पानी रिसकर ज़मीन के नीचे जा सके। और इसी वजह से अगर ऐसा होगा तो ना बाढ़ आएगी और ना ही अकाल पड़ेगा। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, यानी कि बारिश के पानी को ज़मीन में जाने दें। अपना भूजल यानी कि पानी के जल का भंडार सुरक्षित रखें। अपनी गुल्लक को भरते रहें यानी कि ज़मीन में पानी जाता रहे, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, पानी की कमी होती जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें बाढ़ और अकाल यानी कि सूखा की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पानी के स्रोतों को हमें अपने बचा कर रखना चाहिए ताकि वक्त पर हम इन स्रोतों से पानी का इस्तेमाल कर सकें और बारिश के मौसम में बाढ़ से बच सकें। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब है इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है, अपने आसपास के बड़ों से पूछकर पता लगाओ। पहला प्रश्न है कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। तो आप लिखोगे, हमारे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड से आता है। जल बोर्ड नदियों के पानी को साफ करके सप्लाई करता है। अगला सवाल है, तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है, यानी कि गंदा पानी कहाँ जाता है। तो आप लिखोगे, हमारे घर का पानी बहकर नालों एवं सीवर में जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा का है, इसके दो प्रश्न हैं। तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है। तो हमारे इलाके में पानी धरती के अंदर 20 से 25 फीट की गहराई पर खोदने से आता है। आज से 15 वर्ष पहले ये पानी कितने नीचे था। तो बच्चों आज से 15 वर्ष पहले ये पानी 10 से 15 फीट खोदने पर भी पानी आ जाता था, मगर अब देखो अब कितना खोदना पड़ता है, 20 से 25 फुट की गहराई पर खोदने पर पानी आता है। तो बच्चों इधर की साइड क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपको क्वेश्चन भी लिखने में आसानी रहे और साथ ही साथ आप आंसर भी देखकर लिख सको, बार बार आपको वीडियो आगे पीछे ना करनी पड़े। अगला प्रश्न है, अनुमान लगाओ, पाठ के आधार पर बताओ। प्रश्न नंबर 1, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरे का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं। तो आप लिखोगे कि प्रकृति से मिलने वाला पानी सबके लिए होता है। घर की पाइपलाइन में मोटर लगवाने वाले पानी को खींचकर अपने घर में ले लेते हैं और दूसरों को इससे कम पानी मिलता है, इसलिए ये उनका हक छीनने के बराबर है। अगला प्रश्न है, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है। तो आप लिखोगे कि बड़ी संख्या में इमारतें बनने से खाली भूमि कम पड़ जाती है, क्योंकि जब हर जगह ज़मीन पर सीमेंट लगा दिया जाएगा तो कच्ची ज़मीन तो बचेगी ही नहीं, क्योंकि भूमि जल सोख नहीं पाएगी, यानी धरती की गुल्लक भर नहीं पाती। इससे गर्मी में अकाल और बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ज़मीन पाने के लिए तालाब भर दिए जाते हैं और वनों को काटा जाता है, जिससे क्या होता है, बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है
और इस पर कितना खर्चा होता है। तो आप लिखोगे हमारे गांव में, शहर में जो तालाब, नदी, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक सॉरी बच्चों, पहले हम ये वाले क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ना। सॉरी बच्चों, पहले हमें ये तीसरा प्रश्न करना है कि धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है, यानी कि धरती में पानी कौन कौन से जल के भंडार के ज़रिए होकर ज़मीन में जाता है। तो हमारे गांव में, शहर में जो तालाब, नदी, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक भरने का काम करते हैं, यानी कि धरती में पानी भरने का काम कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। तालाब, नदी और झील, इनमें जमा पानी ज़मीन के नीचे धीरे धीरे छनकर जल के भंडार में जा मिलता है। तो बच्चों ये तीनों ही क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आ गए हैं। तो इधर क्वेश्चन है, इधर आंसर है, स्क्रीनशॉट लेकर आप याद से लिख लेना। अब बच्चों आगे है, यदि हाँ तो क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। तो आप लिखोगे कुछ साल पहले मेरे इलाके में बाढ़ आई थी, सारा शहर पानी में डूब गया था, हजारों लोग बेघर हो गए थे और कई लोग मर भी गए थे। सरकार की तरफ से छतों पर हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट भी गिराए जाते थे। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या यानी कि रोज़मर्रा का काम होता है। तो आप लिखोगे हाँ, हमारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है, इसलिए हमारे घर की दिनचर्या यानी कि हमारे घर में दिन की शुरुआत नल में पानी आने के साथ शुरू होती है। हमें सुबह जल्दी उठकर पानी भरना पड़ता है। हम इन 2 घंटों में केवल जल्दी जल्दी पानी से जुड़े काम पूरे करते हैं। अब बच्चों ये तीसरा वाला प्रश्न आ गया है, क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी को ख़रीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसतन यानी कि तकरीबन कितने लीटर पानी ख़रीदा जाता है और कितने पैसों में ख़रीदा जाता है। तो आप लिखोगे हाँ, हमारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग पानी ख़रीदते हैं। हमारे घर में रोज़ 20 लीटर पानी ख़रीदा जाता है, इस पर हर महीने 600 रुपये खर्च होते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर दोनों ही क्वेश्चन आंसर याद से अपनी कॉपी में लिख लेना। आगे है संकट क्यों। पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है। तो बच्चों पाठ में पानी का जो संकट है किस वजह से हो रहा है, किस तरफ ध्यान दिलाया गया है। तो आप लिखोगे कि पाठ में नदी, नालों तथा तालाबों को कचरे से भरकर समतल बनाने तथा इमारतें बनाने के कारण बरसात के मौसम में बारिश के पानी का धरती की गुल्लक में जमा ना होना पानी का प्रमुख संकट बताया गया है। पहली वजह क्या बताई गई है पानी के संकट की, कि तालाबों को भर देना और भूमि को समतल बनाना। और दूसरी वजह क्या बताई गई है कि बरसात के मौसम में बारिश का पानी धरती की गुल्लक में नहीं जा पाता है। तो इन 2 संकटों की बात की गई है पाठ में। तो बच्चों ये इधर की साइड इसका क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। अगला प्रश्न है, पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है, यानी कि पानी को बर्बाद करना भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे कि पानी की बचत के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पानी को बचाने के लिए हमें ज़रूरत के हिसाब से पानी इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी नल को खुला ना छोड़ें। कपड़े धोने, बर्तन धोने तथा साफ सफाई में कम से कम पानी का प्रयोग करें और पानी को व्यर्थ यानी कि फालतू ना बहाएं। अगला प्रश्न है, जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है, यानी कि पैदा होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। तो आप लिखोगे हाँ, यही बात हम बिजली के संकट के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु जितनी उपलब्ध है उससे ज़्यादा खर्च करने पर उसकी कमी का कारण बन सकता है। तो ये बात बिजली के संदर्भ में भी बिल्कुल सही है,
तो बच्चों इधर की साइड दोनों क्वेश्चन है, इधर यहाँ पर आंसर लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख देना। आगे है पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर। पहला प्रश्न, पानी की समस्या, बचत या फिर बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पानी की समस्या या बचत से संबंधित नारे इस प्रकार हो सकते हैं। एक पोस्टर भी बनाया है, आप ऑनलाइन देखकर भी बना सकते हो। जैसे कि नारा है जल बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, पानी की बूंद बूंद कीमती है, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। ये तो हो गए बच्चों नारे, और यहाँ पर ये हो गया पोस्टर। अगला प्रश्न है पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का अर्थ है, यहाँ दो अलग अर्थों में है, सोचो। क्या कहा गया है कि पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी, तो बर्बादी शब्द का मतलब यहाँ पर 2 बार है। तो इस नारे में बर्बादी शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला है पानी का बर्बाद यानी कि बेकार होना, दूसरा है इसकी कमी से सबको होने वाली परेशानी। समझ में आया? पहला अर्थ है बेकार और दूसरा अर्थ है परेशानी। अगला प्रश्न है पानी हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरों की दुनिया में भी इसकी ख़ास जगह है। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे आपको लिखने हैं। तो पानी से संबंधित मुहावरे हो गए, जैसे कि आँख का पानी मरना। पहला है पानी पानी होना यानी कि शर्मिंदा होना। अपनी चोरी पकड़े जाने पर राजू पानी पानी हो गया। आँख का पानी मरना, तो बच्चों यहाँ पर भी लिखना, इस जगह पर भी आप लिख देना आँख का पानी मरना यानी कि शर्मिंदा होना। तुम ये गलत काम कर रहे थे, क्या तुम्हारी आँख का पानी मर गया है। अगला है पानी फिरना यानी कि नष्ट होना। पकी फसल पर ओले पड़ जाने से किसान की मेहनत पर पानी फिर गया। तो बच्चों तीनों क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, और तीनों ही आंसर यहाँ पर हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना इस पार्ट का और आराम से सभी आंसर अपनी कॉपीज़ में लिख देना।